वो शख्स जिन्हें आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने अपना उत्तराधिकारी चुना, वो शख्स जो 33 सालों तक संघ के प्रमुख रहे और महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को टूटने से बचाया। चलिए इस वीडियो में आपको माधव सदाशिव गोलवरकर की कहानी सुनाते हैं। गोलवरकर का जन्म 1906 में नागपुर के पास रामटेक में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान की पढ़ाई की। गोलवरकर कम से कम 5 भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बांग्ला और संस्कृत में महारत हासिल थी। बनारस में पढ़ाई के दौरान ही वो पहली बार आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार से मिले थे, लेकिन उनको आरएसएस में लाने का श्रेय उस समय बीएचयू में पढ़ रहे भैयाजी दानी को दिया जाता है। सन 1939 में उन्हें आरएसएस का सह कार्यवाह नियुक्त किया गया। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने गोलवरकर को एक कागज दिया जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब से तुम संगठन की सारी जिम्मेदारी संभालोगे। गोलवरकर के नाम की घोषणा से आरएसएस के कई नेता चौंके। वो उम्मीद कर रहे थे कि हेडगेवार इस पद के लिए किसी वरिष्ठ और अधिक अनुभवी व्यक्ति को चुनेंगे। विभाजन से पहले गोलवरकर आरएसएस को देश के कई हिस्सों तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे। उन्हें उत्तर भारत के कई राजवाड़ों जैसे अलवर और भरतपुर से मदद मिल रही थी। आरएसएस ने अलवर में कई प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए थे, जिसमें से एक को गोलवरकर ने स्वयं संबोधित किया था। आजादी के बाद दिल्ली में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। 12 सितंबर 1947 को गोलवरकर और गांधी के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान गांधी ने कहा कि संघ के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस पर तुरंत गोलवरकर ने कहा कि आरएसएस किसी का दुश्मन नहीं है, वो मुसलमानों को मारने का पक्षधर नहीं है। आरएसएस का उद्देश्य जहां तक संभव हो हिंदुओं की रक्षा करना है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब देश में संघ के खिलाफ माहौल बना तो गोलवरकर ने संघ को टूटने से बचाया। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई तो 1 फरवरी 1948 को गोलवरकर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस त्रासदी से सबक सीखेंगे और प्रेम और सेवा भाव से काम लेंगे। मैं अपने सभी स्वयंसेवक भाइयों को निर्देश देता हूं कि गलतफहमी से उपजी किसी भी भड़काने वाली कार्रवाई पर भी वो लोगों के साथ प्रेम भाव बनाए रखें। मैं दिवंगत आत्मा को प्रणाम करता हूं। इसके कुछ समय बाद गोलवरकर को हिरासत में ले लिया गया। जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, करीब 1000 लोग आरएसएस के मुख्यालय पर जमा हो गए थे। सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 अगस्त 1948 तक गोलवरकर जेल में रहे। जब वो जेल से बाहर आए, उनसे नागपुर की सीमा में रहने के लिए कहा गया। हालांकि कुछ समय बाद उनकी फिर से गिरफ्तारी हुई। आखिरकार 12 जुलाई 1949 को आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार पटेल का निधन हुआ तो गोलवरकर नागपुर में थे और मुंबई में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचे थे। बताया जाता है कि गोलवरकर संघ का संविधान लेकर साथ चलते थे। गुरु गोलवरकर कहते हैं कि भले ही आरएसएस ने 1949 में अपने संविधान का मसौदा पेश किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इससे करीब 15 साल पहले ही संविधान तैयार कर लिया था। डॉक्टर हेडगेवार ने 1933-34 के आसपास संघ के कार्यकर्ताओं की सहमति से एक संविधान तैयार किया था। संविधान न होना और छपा हुआ संविधान न होना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं उस संविधान की प्रति खुद अपने साथ रखता था, लेकिन एक बार प्रवास के दौरान मेरा सामान और झोले सहित चोरी हो गया, जिसमें संविधान की प्रति थी। जब मैं वापस नागपुर पहुंचा तो मेरे पास पहनने के लिए एक धोती तक नहीं बची थी। मेरी सारी चीजें खो गई थी। हाँ, संविधान की एक प्रतिलिपि नागपुर में थी। चुनाव से ठीक 1 साल पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोलवरकर से एक नई पार्टी शुरू करने में मदद मांगी थी, लेकिन गोलवरकर ने ये कहते हुए उनका ये अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि आरएसएस किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे नहीं चल सकता। इसके कुछ महीने बाद गोलवरकर ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से वादा किया कि वे इस काम के लिए अपने 5 भरोसेमंद कार्यकर्ता देंगे। गोलवरकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, बापू साहेब सोहनी और बलराज मधोक को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपा। कुछ महीनों बाद 21 अक्टूबर 1951 को इन्हीं 5 लोगों की अगुवाई में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था।